Hello students, welcome to Educate. Today we'll be reading chapter 5 of your class 11th NCERT English, your snapshots book, and this is a poem by Vikram Seth जिसका नाम है The Tale of Melon City. Now before we begin, I want you to just take notes on a few things. कि ये है क्या? It's what? This particular chapter is a satire on governance. Secondly, absurdity of justice. Third, irony and foolishness. Fourth, people's indifference. ये चीजें आपको समझनी जरूरी हैं. सटायर ऑन गवर्नेंस. गवर्नेंस को एक बहुत ज्यादा कॉमेडी के साथ दिखाया है, रूलर्स, रिचुअल्स और लॉज को. एब्सर्डिटी ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और कितना एब्सर्ड है. आयरनी एंड फुलिशनेस, और किंग का ऑब्सेशन स्टोरी में टुवर्ड्स जस्टिस. पीपल्स इंडिफरेंस, सिटीजन्स आर नॉट कंसर्न कि उनका रूलर कौन है जब तक उन्हें शांति से जीने दिया जाए, लोगों को फर्क नहीं पड़ता. Moving on, the following poem is taken from Mappings, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. The king in this poem is just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? बहुत ज्यादा सत्यवादी, सच्चा, न्याय करने वाला, अन्याय किसी के साथ ना होने देने वाला, बहुत ज्यादा लकीर पे चलने वाला एक राजा, उसके बारे में. In the city of which I sing, there was a king, there was a just and placid king. The king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. कि edify, basically उनको जो भी उसे देखे बहुत ज्यादा impress हो जाए. King proclaimed arch should be constructed, एक arch बनवाना चाहता था वो. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king. लोगों ने बनाया क्योंकि वो राजा था. और फिर उसके बारे में हमें और पता चलता है. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. फिर वो उस जगह पे जाता रहता था और वो देखता था कि कैसे वो आर्च बनाया जा रहा है. Under the arch he lost his crown. The arch was built too low frown. वो जो आर्च बना था उससे वो जब निकल रहा था उसका क्राउन गिर गया. एंड बेसिकली उसको दोबारा बनवाना चाहता था. एंड द आर्च वाज अ बिट टू लो. अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस. द किंग सेड, दिस इज अ डिसग्रेस. ये तो बहुत गलत है. द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड. द रोप गैलोज वर अरेंज्ड. अब जो चीफ है उस टाइम पे उसे हैंग किया जाए. एंड जो बिल्डर्स था, द chief of builders was let out. He passed the king. He gave a shout. So AA, here we see AA, BB. That's how it works. जो poetic devices हैं आप ऐसे देखेंगे इसमें कि rhyme कैसे कर रहा है. That's how you look at it. All right. The chief of builders was let out. He passed the king. He gave a shout. Oh king, it was the workman's fault. Oh, said the king and called a halt. अब राजा बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसका क्राउन गिर गया, उसे आर्च बनवाना था. उसने चीफ ऑफ बिल्डर्स को बोला. उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है, ये वर्कर्स की गलती है, लेबर की गलती है. तो राजा ने सोचा अच्छा वर्कर्स को बुलाओ. द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड प्लेस्ड अंडर नाउ ही सेड आई मस्ट. अब बहुत ज्यादा न्याय के साथ, सच्चाई के साथ, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, and doing according to rituals and traditions and customs that were there. आगे कहा गया कि चलो अब वर्कर्स को बुलाओ, न्याय तो होगा.
जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे लटकाया जाएगा, क्योंकि आर्च वो बनवाना चाह रहा था, आर्च सही से बना नहीं और वो खराब हो चुका था, बेसिकली बहुत छोटा बना था और उसमें किंग पास नहीं कर पा रहा था, उसका क्राउन गिर गया था. Here we all have all the workmen hanged instead. The workmen looked surprised and said, "Summon the masons," said the king. The masons stood there quivering. वर्कर्स ने कहा कि हमारी गलती नहीं है, जो मजदूर हैं जिन्होंने रॉ मटेरियल्स बनाए मेसन्स ने, उनको बोलो. इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड. द आर्किटेक्ट वाज समन्ड. फिर मेसन्स ने कहा आर्किटेक्ट की गलती है, फिर आर्किटेक्ट को बुलाया. वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी. यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू. अब फाइनली आर्किटेक्ट को बोला मेसन ने. आर्किटेक्ट कहता है कि मेरी गलती नहीं है जनाब, आपकी गलती है. किंग को बोला और कहा कि अगर डिसीजन आपने लिया था, आपने लास्ट टाइम अमेंडमेंट्स करे थे जब मैंने आपको दिखाया था. द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड. इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड. किंग सॉ रेड मतलब बहुत गुस्से में आ चुका था. एंड ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, उसे बहुत गुस्सा आने लग गया. बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेस्ड किंग, ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग. क्योंकि बहुत ज्यादा सत्यवादी था, सच्चा था, ऑनेस्ट था, रूल बुक के हिसाब से चलने वाला, कस्टम्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, जो रिटन कोडिफाइड लॉज हैं उसके हिसाब से चलने वाला एक किंग था. उसने कहा कि चलो ये तो एक ट्रिकी सिचुएशन है लेकिन फिर भी जस्टिस होगा. आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री. उसने कहा कि चलो ठीक है, सबसे ज्यादा दिमाग वाले व्यक्ति को लाओ जो इसमें डिसीजन ले कि अब क्या किया जाना चाहिए. द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट. सबसे ज्यादा जो वाइज इंसान था उसको लेकर के गए और रॉयल कोर्ट में उसे पेश किया गया. He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he. वो ना देख सकता था, बहुत बूढ़ा था लेकिन बहुत वाइज था, और सबसे ज्यादा वाइज इंसान वो था और उसे सही से दिखता भी नहीं था. But in quavering voice he said the culprit must be punished. Okay, trembling voice, उसने बहुत डर डर के बोला कि चलो जो भी है इसके लिए जिम्मेवार उसे सजा तो मिलनी चाहिए. Truly the arch it was banged, truly the arch that it was truly the arch it was that banged the crown off and it must be hanged. उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. राजा ने अपने आप को बोला, किंग ने. उसने कहा ठीक है, I shall be hanged. How can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty? So no, to the scaffold the arch was led, when suddenly a counselor said, how can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty? True, mused the king. By now the crowd, restless, was muttering aloud. The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled, let us postpone consideration of finer points like gild the nation. Once a hanging, hanged must be someone, and that immediately. The noose was set up somewhat high, each man was measured by and by. But only one man was so tall, he fitted one man, that was all. He was the king, his majesty was therefore hanged by royal decree. तो अब सारी बातें होने के बाद किंग को हैंग करने लगे. Thank goodness we found someone, said the ministers, for if instead. उसने कहा कि शुक्र है अब किंग ही जाएगा, वरना अगर रोप और वो सारी चीजें सही टाइम पे अगर किंग को मैच नहीं करती तो कोई और ही चला जाता. We had not the unruly town, might well have turned against the crown. Long live the king, the ministers said. Long live the king is dead. So, kind of a satire, something funny as you can see here. Kind of like an oxymoron, because the king is also living. Long live the king, but the king is dead. So, they pondered the dilemma then, being practical minded men. तो ज्यादा उन्होंने शोक नहीं मनाया और आगे बढ़ते गए. They pondered the dilemma then, being practical minded men, sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name. The next to pass the city gate will choose the ruler of the state. अब इस सिटी गेट से जो भी निकलेगा वो इस किंगडम का नया रूलर चूज करेगा. As is our custom, this will be enforced with due ceremony. A man passed by the city gate, an idiot. The guards cried, wait.
Who is to be the king decide? A melon, the idiot replied. तो बंदा जा रहा था, उसे पूछा कि जो भी इससे सिटी गेट से पहले निकलेगा उससे पूछेंगे कि कौन बनना चाहिए किंग, और वो जिसका भी नाम लेगा उसे किंग बना दिया जाएगा बाय रॉयल डिक्री। एंशिएंट कस्टम्स ऐसा बोलते हैं, एंशिएंट कस्टम्स ऐसे चलते थे। तो उसने बोला एक मेलन को बना दो। This was his standard answer to all questions. He liked melons. You are now our king, the minister said, crowning a melon. Then they carried the melon to the throne and reverently set it down. Okay. This happened years and years ago when now you ask the people so. तो उसने मेलन का नाम लिया, मेलन को पूरे सेरेमनीज के साथ एक क्राउन पहना करके किंग बना दिया गया। Your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well on. Melon, well on. Account of customary service. If His Majesty rejoice in being a melon, that's okay with us. For who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and liberty? हमें क्या फर्क पड़ता है, मेलन हो कोई भी हो, इंसानों को, बाकी लोगों को आराम से रहने दे। The principles of laissez-faire seem to be well established there. एक ऐसा प्रिंसिपल कि people don't care as long as उनकी डेली लाइफ्स चल रही हैं कि कौन रूल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, it really doesn't bother anyone. Now narrate the tale of Melon City in your own words. बेसिक है, आप अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। What impression would you form of a state where the king was just and placid, honest, straightforward, but a little stuck up in ancient rituals and literally being blinded by the notion of justice? How, according to you, can peace and liberty be maintained in a state? Not literally, sorry, let me take back my answer. A state where the king was just and placid, someone who is metaphorically blind when it comes to justice and the notion of it. How, according to you, can peace and liberty be maintained in a state? Peace and liberty can be maintained in a state by not interfering with people's daily lives and governing with ease and not being so stuck up in ancient rituals and customary duties or traditions which are there. So just a few instances in the poem which can highlight the humor and irony. Long live the king is dead. And being a melon, that's okay for okay. So there was another one, your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well on. So the way the author or the poet has rhymed this particular line, it's pretty fascinating and comical as well. The tale of a melon city has been narrated in a verse form. This is a unique style which lends an extra charm to the ancient tale. Find similar examples in your language, share them in class. काफी languages में होते हैं, हिंदी में होता है, आपकी local languages हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली, whatever, मराठी, गुजराती, उसमें भी आप कर सकते हैं, पंजाबी, whatever. Okay, so this was the chapter. I hope you understood each and every part of it. Short chapter, easily understood, straightforward, written by Vikram Seth from the Mannings, and basically pretty simple in its approach and what it's trying to convey through the poem. So I hope you understood the poem. Make sure that you like, subscribe and share the channel and turn on the bell icon for Educate. So this was the 5th chapter of your class 11th NCERT history from your book Snapshots, The Tale of a Melon City. Thank you, Team Educate.